सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल नेमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह है बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेज में आपकी बायोलॉजी का 5वां लेसन चल रहा था और इस 5वें लेसन में जो आज का पॉइंट है वो है परासरण, जिसे इंग्लिश में ओस्मोसिस कहते हैं। इससे पहले अपने कल के लेक्चर में पढ़ने पढ़ा था पारगम्यता। पारगम्यता का मतलब ये होता है किसी परत से पदार्थ का या तो बाहर से अंदर आना या अंदर से बाहर जाना, ये जो क्रिया होती है इसे पारगम्यता कहते हैं। पारगम्यता के आधार पर कोशिका की जो परतें होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं और वो होती हैं, एक होती है पारगम्य, एक होती है चयनात्मक या विभेदात्मक पारगम्य, एक होता है अर्धपारगम्य और एक होता है अपारगम्य। इनके मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे। पारगम्य का एग्जाम्पल बताया था कोशिका भित्ति, चयनात्मक या विभेदात्मक पारगम्यता का एग्जाम्पल बताया था मैंने कोशिका झिल्ली और टोनोप्लास्ट। इसके अलावा अर्धपारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल बताया था मैंने कोशिका झिल्ली और अपारगम्य का एग्जाम्पल बताया था क्यूटिकल और काक। आज अपन देखेंगे कि परासरण किसे कहते हैं, ओस्मोसिस किसे कहते हैं, ओस्मोसिस क्या होता है, इसके लिए किसका होना जरूरी है, कितने प्रकार का होता है और इसका क्या महत्व है पादपों में। ये चीजें सभी इस पॉइंट में अपन देखेंगे। देखो, परासरण भी एक प्रकार का विस्तरण होता है जिसमें जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को भेद कर या पार करके अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। या मैं ये कहूं कि जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण के लिए 2 अलग अलग तंत्रों की आवश्यकता होती है। दोनों तंत्र अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विभाजित रहते हैं और दोनों तंत्रों की जो सांद्रता होती है वो भी अलग अलग पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये एक पात्र है, मान लीजिए ये एक पात्र है, ये पात्र है, ठीक है। और इस पात्र के अंदर ये पात्र है और इस पात्र में अपन क्या करते हैं, ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं बीच में क्या लगा देते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या है, ये है अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। ये क्या है, पात्र है। मान लीजिए ये ए चैम्बर है और ये क्या है, बी चैम्बर है, ठीक है। अब इनके अंदर अपन अलग अलग घोल भर लेते हैं, ये घोल भर लेते हैं। इधर भी क्या करेंगे, अपन घोल भर लेंगे। ये घोल भर लिया। अब यहाँ देखो आप, ये आपको थोड़ा पतला दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा गाढ़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसकी सांद्रता क्या है, कम है, इसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा। तो ये है अधिक सांद्रता वाला विलयन और ये क्या है, सॉरी, यानी कम सांद्रता वाला विलयन।
और ये क्या है, अधिक सांद्रता वाला विलेन। यहां देखिए आप, यहां पर सांद्रता क्या है, कम है, तो सांद्रता कम है। देखो सांद्रता डिपेंड करती है विलेय अणुओं की मात्रा पर, विलेय के कणों की मात्रा पर। विलेय के कण यदि कम है तो सांद्रता कम होती है, विलेय के कण यदि ज्यादा है तो सांद्रता ज्यादा होती है। जिस विलेन की सांद्रता कम होती है उसमें विलायक के अणु ज्यादा होते हैं, यानी जल के अणु ज्यादा पाए जाते हैं। जिस विलेन की सांद्रता अधिक होती है उसमें विलायक के अणु कम होते हैं, यानी जल के अणु कम होंगे, जबकि विलेय के अणुओं की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर मैं बात करूं इस ए चैम्बर वाले विलेन की, तो इसमें जल क्या है, जल ज्यादा है, जल क्या है, ज्यादा। और इधर मैं बी पात्र वाली बात करूं तो इसमें जल क्या है, कम है, जल क्या है, कम। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली कल किसको बताई थी मैंने। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब ये होता है कि जो जल के अणुओं को तो आर पार जाने दे, लेकिन विलेय के अणुओं को कोई अनुमति नहीं दे आने जाने के लिए। तो इसका मतलब इस झिल्ली में से जल के अणु पात्रों में क्या होंगे, आदान प्रदान होंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि जल का अणु ए से बी जाएगा या बी से ए की ओर आएगा, वो डिपेंड करता है विलेन की सांद्रता पर। किस पर डिपेंड करता है, विलेन की सांद्रता पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जल के अणुओं की सांद्रता ज्यादा ए में है, तो बी में जल के अणुओं की सांद्रता क्या है, कम है। मैं बात कर रहा हूं जल के अणुओं की। यहाँ पर विलेन की बात करूं तो यहाँ पर विलेन, इस विलेन की सांद्रता कम है और इस विलेन की सांद्रता क्या है, ज्यादा। लेकिन यहाँ पर जल के अणुओं का परिवहन होगा, विसरण होगा, तो यहाँ पर जल के अणु ए पात्र से किधर जाएंगे, बी पात्र की ओर। यानी लगातार जल के अणु ए से बी की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, और गति करते समय किसको भेद के जाएंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली को भेद कर जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विस्तरण करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और परासरण के लिए दो तंत्रों का होना जरूरी है, साथ ही दोनों तंत्र एक दूसरे से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुके होंगी। अब इस परासरण का जो प्रयोग है, इस परासरण के प्रयोग को आप थिसिल कीप द्वारा समझ सकते हैं। किसके द्वारा समझ सकते हो आप, थिसिल कीप के द्वारा। अब थिसिल कीप के द्वारा किस प्रकार समझ सकते हो, तो देखिए थिसिल कीप क्या होता है, ये एक कीप होता है, उल्टा कीप होता है। ये मान लीजिए एक कीप है, एक कीप ये है और एक दूसरा कीप दूसरा मान लीजिए ये है, ठीक है। अब दोनों कीपों का जो खुला मुंह होता है, चौड़े वाला मुंह होता है, इस चौड़े वाले मुंह को चरम पत्र से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, भान देते हैं। इसके भी क्या करेंगे, चरम पत्र क्या कर देंगे, भान देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, एक शर्करा का घोल भर देते हैं। मान लीजिए यहाँ तक लेवल भर दिया और इसमें मान लीजिए इसका लेवल हो गया यहाँ तक।
इनको क्या करेंगे, जल से भरे बीकर में रख देंगे। ये जल से भरा हुआ बीकर है। ये थिसिल कीप है और थिसिल कीप में ये किसका घोल है, शर्करा घोल है ये, ठीक है। और ये जल से भरे पात्र हैं और ये क्या है, चरम पत्र है। क्या है ये, चरम पत्र, ठीक है। यहां पर देखिए ये है परासरण से पूर्व, परासरण से पूर्व शर्करा घोल का स्तर, और ये है परासरण के बाद का शर्करा घोल स्तर। अब यहां देखिए, अब यहां पर जैसे मान लीजिए ये थिसिल कीप है, इस थिसिल कीप में आपने क्या किया, मुंह की तरफ क्या बांध दिया, चरम पत्र बांध दिया। अब ये जो चरम पत्र होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। अब इस थिसिल कीप में आपने क्या भर लिया, शर्करा का घोल भर लिया, और इस शर्करा के घोल युक्त जो बीकर होता है, इस बीकर को आपने क्या किया, जल से भरे पात्र के अंदर रख दिया, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर एक माध्यम ये है और एक माध्यम इस बीकर में है, और दोनों अलग अलग हो रहे हैं, किसके द्वारा, चरम पत्र के द्वारा। दोनों की सांद्रता में अंतर होता है, दोनों की सांद्रता में अंतर होने के कारण आपको पता है जो बाहर वाला बीकर होता है उसमें जल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि शर्करा के घोल में जल के अणुओं की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो जल के अणु लगातार सांद्रता में परिवर्तन के कारण या सांद्रता में अंतर के कारण बीकर से थिसिल कीप में लगातार प्रवेश करते रहते हैं। लगातार प्रवेश करते रहेंगे तो घोल का जो स्तर होता है वो लगातार क्या होता है, ऊपर चढ़ता रहता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़े समय के बाद में देखते हैं कि ये जो शर्करा का घोल है ये ऊपर तक आ जाता है। तो ऊपर तक आ जाता है तो यह दर्शाता है कि इस घोल के अंदर जल के अणु आए हैं, और उस आने के कारण से घोल का स्तर क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो इस प्रकार ये जो घोल के स्तर में जो वृद्धि होती है, ये वृद्धि किसको दर्शाती है, ये परासरण को दर्शाती है। इसमें जल के अणुओं की जो गति है वो किधर से किधर हुई है, जल के अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल के अणु क्या किए हैं, गति किए हैं। यदि मैं विलयन की बात करूं तो विलयन में यदि देखें तो बाहर वाले जो बीकर में विलयन की सांद्रता क्या है, कम है, जबकि बीकर के अंदर थिसिल कीप के अंदर जो शर्करा का घोल है उसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है। तो जल के अणु किधर से किधर आए, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल के अणुओं का क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, गति हो रही है। तो इस प्रकार के विसरण को क्या कह देते हैं, अपन परासरण कह देते हैं, और ये थिसिल कीप द्वारा इसका क्या है, प्रदर्शन है। अब आता है परासरण के प्रकार, पॉइंट आता है परासरण के प्रकार। पॉइंट है परासरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए परासरण दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतः परासरण और एक होता है बाह्य परासरण। एक होता है जिसको एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं और एक को कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। तो परासरण कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक होता है अंतः परासरण
अंतःपरासरण, और एक कौन सा है, बहिःपरासरण। ठीक है, अंतःपरासरण को इंग्लिश में एंडोस्मोसिस कहते हैं। एंडोओस्मोसिस कहते हैं, और इसे एक्सोओस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, अब एंडोस्मोसिस क्या होता है, एक्सोस्मोसिस क्या होता है। अब ये देखिए, आप इस प्रकार से देख सकते हैं आप कि जैसे मान लो ये कोई पादप कोशिका है, ये क्या है, पादप कोशिका। ठीक है, और इसको एक पात्र के अंदर रखते हैं। ये मान लीजिए ये पात्र है, ये पात्र है, और पात्र के अंदर आपने एक विलयन भर रखा है। क्या भर रखा है, विलयन। ये विलयन है। ठीक है, और अंदर ये कोशिका रस है, जिसको अपन कोशिका का जीव द्रव्य कहते हैं। ये तो हो गई है कोशिका रस। क्या है ये, कोशिका रस। ठीक है, ये वैसे क्या है, पादप कोशिका, पादप कोशिका है। और ये पादप कोशिका की क्या है, कोशिका झिल्ली है। क्या है ये, कोशिका झिल्ली। और ये जो पात्र के अंदर भरा हुआ जो पदार्थ है वो एक अल्प पराश्रय विलयन है, अल्प पराश्रय विलयन। देखिए, कोशिका रस की तुलना में, कोशिका रस की तुलना में जो विलयन होता है वो तीन प्रकार का होता है, अल्प पराश्रयी, अति पराश्रयी और सम पराश्रयी। क्या बोल रहा हूं मैं, कोशिका रस की तुलना में विलयन तीन प्रकार का होता है। एक होता है अल्प पराश्रयी, एक होता है अति पराश्रयी और एक होता है सम पराश्रयी। यदि बाहरी विलयन की सांद्रता कोशिका रस की तुलना में कम होती है तो वो विलयन कहलाता है अल्प पराश्रयी। यदि बाहरी विलयन की सांद्रता कोशिका रस की तुलना में अधिक होती है तो उसे कहते हैं अति पराश्रयी। और यदि बाहरी विलयन और कोशिका रस दोनों की सांद्रता यदि समान होती है तो इसे कहते हैं समपराश्रयी विलयन। क्या कहते हैं, समपराश्रयी विलयन। तो इस प्रकार से कोशिका रस की तुलना में विलयन कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि इस पादप कोशिका को किस में रखा, अल्प पराश्रयी विलयन में रखा। अब दोनों की, अब यहाँ पर देखो आप, दोनों जो माध्यम है, एक बेकर वाला और एक कोशिका रस वाला, दोनों विलयन एक दूसरे से डिवाइड है, किससे, कोशिका झिल्ली से। और कोशिका झिल्ली आपको मैंने बताया था अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह क्या करती है, कार्य करती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली आपको पता है कि जल के अणुओं को तो जाने के लिए अनुमति देगी, लेकिन विलेय अणुओं को जाने के लिए क्या नहीं देगी, अनुमति नहीं देगी। ठीक है, अब यहाँ पर अल्प पराश्रय विलयन होने के कारण बाहरी विलयन का जो जल है वो लगातार अंदर कोशिका में क्या होता है, प्रवेश करता रहता है। लगातार इस कोशिका में प्रवेश करता रहेगा, कोशिका झिल्ली को भेद करके अंदर जाता रहेगा, और यह कोशिका लगातार क्या होती रहेगी, फूलती रहेगी, कोशिका लगातार आकार में बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से बाहरी विलयन से जल का कोशिका रस में लगातार प्रवेश करना क्या कहलाता है, अंतःपरासरण कहलाता है। और अंतःपरासरण के कारण ही आपने देखा होगा जो किशमिश होती है वो खीर में डालने के बाद में वो फूल जाती है, उसका आकार बढ़ जाता है। क्लियर। अब इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा क्या कह सकते हैं अपन, यानी बहिःपराश्रय का मतलब ये होता है, यहाँ पर अल्प पराश्रय की जगह अपन क्या लिख दें, अति पराश्रय विलयन। यानी दूसरा अगर पॉइंट देंगे अपन तो यहाँ पर ये पात्र है, इस पात्र में आपने विलयन कौन सा ले लिया, अति पराश्रय। अति पराश्रय का मतलब ये होता है कि इस बाहरी विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी इस विलयन की सांद्रता ज्यादा है जबकि कोशिका रस की सांद्रता क्या है, कम है। तो इन दोनों की सांद्रता में अंतर होने के कारण कोशिका रस का जो जल है, कोशिका रस में से जो जल है वो लगातार बाहर आता रहता है। बाहर आता रहेगा तो अंदर का जो जीव क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और कोशिका का आकार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, बहिःपराश्रय, और इसे एक्सोओस्मोसिस कहा जाता है। सीधा सा मतलब यह होता है कि यदि लगातार जल के अणु कोशिका में अंदर प्रवेश करते हैं बाहर से,
तो उसे कहते हैं अंतःप्राशन। और यदि कोशिका से यदि जल के अणु लगातार बाहर निकलते हैं तो इसे कहते हैं बहिःप्राशन। और बहिःप्राशन के कारण ही आपने देखा होगा कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो यदि चाशनी के अंदर गिर जाते हैं तो चाशनी में गिरने के कारण उनके जो जीवद्रव्य का जो जल होता है वो बाहर आ जाता है, और जीवद्रव्य में जल की कमी होने के कारण उन कीटों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो प्राशन है वो दो प्रकार का हो गया, एक हो गया अंतःप्राशन और एक हो गया बहिःप्राशन। ठीक है, अब आता है प्रासरण का महत्व। प्रासरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। अगला पॉइंट है प्रासरण का महत्व। प्रासरण पादपों के लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट होता है, क्या उपयोगिता होती है? तो उसमें पहला उपयोग ये है कि पादप, आपको पता है कि जल कहां से ग्रहण करता है, मृदा से, और उस मृदा जल को अवशोषित करने के लिए मूलद्रोम पाए जाते हैं। तो मूलद्रोमों के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, प्रासरण के द्वारा होता है। तो पहला ये हो गया मूलद्रोमों द्वारा जल का अवशोषण। तो मूलद्रोमों द्वारा जल का जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रासरण के द्वारा होता है। दूसरा यह है कि एक ही पौधे में जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का स्थानांतरण होता है, एक पौधे में जब जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण होता है तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, प्रासरण के द्वारा होता है। तो अपने कह सकते हैं कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह है। ठीक है, फिर तीसरा ये आता है कि प्रासरण के कारण ही कोशिका जो होती है, पादप कोशिका होती है, वो स्फीत अवस्था में बनी रहती है। तो तीसरा होता है, तीसरा में तो यह है पादप कोशिका का स्फीत अवस्था, जिसे टारगेट स्टेज बोलते हैं, स्फीत अवस्था में बने रहना। आप कहोगे साहब स्फीत अवस्था क्या होती है? जब किसी पादप कोशिका को अल्प पराश्रय विलयन में रखते हैं या पतले घोल में रखते हैं या जल में रखते हैं तो बाहर का जल लगातार उस कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा तो कोशिका क्या होती जाएगी, फूलती जाएगी और कोशिका अपना मैक्सिमम आकार ग्रहण कर लेगी। तो इस प्रकार से कोशिका का मैक्सिमम आकार ग्रहण कर लेना या मैक्सिमम रूप से फूल जाना स्फीत अवस्था कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में पौधे के विभिन्न भागों में जल का जो वितरण होता है, पौधे के अलग अलग भागों में जो जल का वितरण होता है वो भी किसके द्वारा होता है, प्रासरण के द्वारा होता है। इसके अलावा जो नई कोशिकाएं होती हैं, तरुण जो कोशिका होती हैं, उनकी वृद्धि के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, प्रासरण की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा जो एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये भी है, यहाँ पर जो अब पॉइंट बता रहा हूँ ये मोस्ट है कंपटीशन के लिए भी, ये जो प्रासरण की क्रिया होती है ये पादप कोशिका को शुष्कन और हिमीकरण से बचाती है, यानी उसके प्रति प्रतिरोधी बनाती है। किस किस के लिए? जो प्रासरण है, प्रासरण पादप कोशिका को एक तो हिमीकरण, पादप कोशिका को एक तो हिमीकरण और एक शुष्कन, हिमीकरण और शुष्कन दोनों के लिए पादप कोशिका को क्या बनाती है, प्रतिरोधी बनाती है। तो इस प्रकार से आपका प्रासरण हो गया, प्रासरण का आपका प्रायोगिक सत्यापन हो गया। इसके अलावा प्रासरण के प्रकार हो गए, इसके अलावा प्रासरण के क्या हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए। प्रासरण की परिभाषा आ जाती है, कई बार इंपॉर्टेंसों में कंपटीशन में डाल देता है, तो प्रासरण को आपको ध्यान में रखना है। और प्रासरण की जो प्रक्रिया होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कंप्लीट होती है। कल के लेक्चर में अपन देखेंगे जीवद्रव्य कुंचन क्या होता है और जीवद्रव्य विकुंचन क्या होता है, और उसके एग्जाम्पल देखेंगे। और इसके अलावा पादप कोशिका में अलग अलग प्रकार के जो दाब होते हैं, प्रेशर होते हैं, वो भी कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के पॉइंट में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।